हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी क्या राइट अप्रोच रहनी चाहिए क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को कवर करने के लिए। जी हाँ, क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बच्चों के आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे वरिड हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करें कि हम क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करें। कुछ बच्चों से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ बातें करेंगे कि हम लोग आप लोगों को कैसे मदद करने वाले हैं इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर, यानी कि कॉमर्स अड्डा आपको कैसे मदद करेगा आपके एग्जाम के अंदर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ही ये सारी की सारी वीडियो रहने वाली है। तो अगर मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है और वो समझना हमें मार्किंग स्कीम कि इस एग्जाम के अंदर आपकी बेसिकली मार्किंग स्कीम क्या रहती है। तो आप लोगों को पता है जनरली कि आपके पास क्लास 11th के अंदर दो टॉपिक्स होते हैं, एक आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपके पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। ये दो टॉपिक्स आपके रहते हैं। दोनों टॉपिक्स की अगर मार्किंग की बात की जाए तो 40 मार्क्स है सर, और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं हमारे 80 हैं। और जो इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 3 आवर्स। और क्वेश्चंस को कैसे बाइफरकेट किया गया है, तो क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसको 4 कैटेगरी के अंदर हम लोग जनरली बांट सकते हैं। एक आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं, आपके पास 3 मार्कर्स क्वेश्चंस रहते हैं, आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन है सर, और आपके पास 6 मार्कर क्वेश्चन है। राइट, ये आपके पास कुछ मार्किंग स्कीम रहती है आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर। और जनरली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है इन क्वेश्चंस के अंदर इनकी वर्ड लिमिट्स। जी हाँ, 12th क्लास के अंदर भी यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपकी 11th क्लास के अंदर भी ये चीज ज्यादा ध्यान में रखने की होती है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रिसाइज तरीके से जल्दी खत्म करना है। क्योंकि जितना जल्दी और जितना प्रिसाइज हम लोग आंसर्स को कंप्लीट करेंगे उतनी ज्यादा ही हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम उस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लें। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सी यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली है। उसके बाद जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उस स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी कौन सी यूनिट आएगी। ये जो यहां पर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा ये बहुत ज्यादा डिफाइंड सिलेबस नहीं है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर सीबीएसई का रोल थोड़ा सा कम रहता है और स्कूल लेवल पर चीजें ज्यादा मैनेज की जाती है, यानी कि हर स्कूल अपने आप डिसाइड करता है कि जनरली क्या सिलेबस आप लोगों का रहना चाहिए। तो अगर मैं सिलेबस की जनरली बात करूं बच्चे, तो मोस्ट तौर पर अगर मैंने स्टूडेंट से बात करी है तो उनसे डिस्कस करके मुझे एक चीज पता लगी, क्या सर, कि हमारे पास जो यूनिट आएगी अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर, वहां पर 3 यूनिट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो 3 यूनिट क्या क्या है, एक सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सेकंड हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, और लास्ट हमारे पास है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। ये तीनों यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों यूनिट से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो जब आप क्लास 12th के अंदर जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अभी तक अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली शुरू नहीं किया है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप अपनी 11th क्लास कंप्लीट करके निकले तो आप इतने सफिशिएंट हो जाए कि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो इकोनॉमिक्स का। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज आपके पास इकोनॉमिक्स का 11th क्लास के अंदर रहेगा, ये सारा का सारा नॉलेज कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करेगा आपकी क्लास 12th के अंदर। तो जनरली ये 3 यूनिट अभी के लिए पूछी जाएगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड का टॉपिक, क्योंकि आप लोगों को पता है जनरली डिमांड किसके द्वारा की जाती है, कंज्यूमर के द्वारा की जाती है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, इलास्टिसिटी की बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस वाले टॉपिक के अंदर रहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। राइट, प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करता है, और सप्लाई। राइट, सप्लाई हमेशा किसके द्वारा की जाती है, पूर्ति हमेशा किसके द्वारा की जाती है, सप्लायर के द्वारा या फिर प्रोड्यूसर के द्वारा। सो उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। यानी कि ये 3 टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों के तीनों आपके
40 मार्क्स के आंसर, तो यानी कि वेटेज भी बहुत अच्छी है और सिलेबस जो है वो ठीक ठाक है। हाफ ईयरली के पर्सपेक्टिव से देखा जाए बहुत कम सिलेबस भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। जनरली पैरामीटर पर देखा जाए कई स्कूल्स के अंदर थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा हो गया होगा, राइट, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। और इतना अगर आप लोग कर लेते हो और अगर आपके स्कूल्स में थोड़ा ज्यादा भी सिलेबस आ रहा है, अगर आप इतना डिफाइंड तरीके से कर रहे हो और बहुत अच्छे से समझ के कर रहे हो अभी इस टाइम पर, तो आप मान के चलना आप फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये हमारी गारंटी है। अभी आप बेसिक फोकस करिए कि कितना ज्यादा स्कोर करते हैं। अगर मान लो आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं 80 नंबर का पेपर है और 80 में से अगर आप 60 नंबर का पेपर ही आपको आता है या फिर 60 नंबर का आपने पढ़ा है, लेकिन वो 60 नंबर इस तरह से होने चाहिए बच्चों कि वो 60 में से 60 मार्क्स आपके आने चाहिए। जी हाँ, आप 80 लेके आओ वो जरूरी नहीं है, लेकिन 60 में से, लेकिन जो 60 नंबर का आपने कवर किया है वो 60 में से 60 नंबर आप लोगों के आने चाहिए। इस तरह की कमिटमेंट आप लोगों की रहनी चाहिए। उसके बाद उसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूं आपकी किसकी, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, तो जनरली जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास 2 यूनिट है। एक हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन और दूसरा है हमारे पास कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये 2 यूनिट है और ये 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर मैं पैरामीटर के बेसिस पर बात करता हूं तो इन्हीं 2 यूनिट से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे, राइट। अब ये 2 यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर ये आप जितना भी पढ़ोगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हो क्लास 11th और 12th के अंदर, राइट, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर थ्योरीज है, यानी कि उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, थ्योरीज है, डाटा है, राइट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, उन थ्योरीज को वैलिडेट करती है कि उसका वैलिडेशन जो है वो सही है या नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं कि इंडिया बहुत ज्यादा गरीब देश है, अगर मैं ऐसी बात करता हूं, अगर ऐसी स्टेटमेंट देता हूं, तो एक तो मैंने बोल दिया कि इंडिया बहुत ज्यादा गरीब है, इंडिया बहुत ज्यादा पुअर कंट्री है, एक ऐसी मैंने स्टेटमेंट दे दी आप लोगों के आगे। लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास डाटा तो होना चाहिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए। वो फैक्ट्स कहां से आएंगे, उसको लेने के लिए हमारे पास मदद करता है कौन? इकोनॉमिक्स के अंदर एक यूनिट जिसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप चाहे कॉमर्स पढ़ रहे हैं चाहे आर्ट्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो आगे चल के भी आप लोगों को ये यूनिट बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अभी से ही इसको समझना शुरू कर दो, अभी से इसको बहुत अच्छे से जानना शुरू कर दो, क्योंकि जितने बेहतर तरीके से आप इसे अभी समझ पाओगे, फ्यूचर में चल के आपको उतनी कम दिक्कतें आएंगी। कई बच्चे ऐसे होंगे जो फ्यूचर में जाके पीएचडी करेंगे, और जब वो पीएचडी लेवल की पढ़ाई करेंगे तो वहां पर भी उन्हें डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो इस यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा बेसिक से डिटेल से आसानी से पढ़ाया जाता है, वही चीजें आपको बाद में भी करनी होगी। जी हाँ सर। अब कैसे प्रिपेयर किया जाए, अब बात कर लेते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, राइट। क्लास 12th की बात करें तो वहां पर हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रहती है। क्लास 11th के बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहने वाली है, राइट। क्यों? क्योंकि सर अभी आप लोगों को किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, डोंट वरी अबाउट मार्क्स। जो मैं 11th क्लास के बच्चों को जनरली सजेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि अभी मार्क्स के पीछे मत भागो इतना कि सर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या फिर मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। बहुत कम आ रहे हो तो अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हो कि सर हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, या फिर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए सर। अभी मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ समझ लो, अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर। मान लीजिएगा मेरी बात, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर ध्यान देंगे आप? सिर्फ और सिर्फ सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो चाहे आप स्टैट्स पढ़ रहे हो, पहले समझो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो लेकिन उसको समझो कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे क्या है बच्चों? लॉजिक है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। ऐसा क्यों हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है या फिर डिमांड कम हो रही है, तो सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचना है। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
पढ़ो टॉपिक तो अपने आप को कंज्यूमर मानो कि भाई अगर मैं एक कंज्यूमर हूं तो मैं अपने लेवल पर क्या चीजें सोचता हूं, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और मैं उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना चाहूंगा। अगर आप इमेजिन करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है, मान के चलना मेरी बात। सेकंड थिंग जो आप लोगों ने करना है, अभी आप लोगों ने जितना प्रिपेयर किया है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, राइट? यानी कि जितना किया है उसको कंप्लीट करो। पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए कि जितना किया है सर उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि भाई एडिशनल यूनिट, अभी मान लो एक यूनिट नहीं हुई अपनी या फिर एक दो चैप्टर हम लोगों के छूट गए, नहीं किया हमने, तो छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ ईयरली में थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे, घर वालों को समझा लेंगे सर कि 11वीं क्लास में सर थोड़ा सा अभी हाफ ईयरली में कम आ गए, कहीं नहीं जाने वाले आपके 11वीं क्लास के मार्क्स। अब तो 12वीं के भी कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अब सीयूटी एग्जाम आ गया है, राइट? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है। अगर आपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ड्रीम कॉलेज में आना है, तो सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और सीयूटी का एग्जाम तो तभी क्रैक होगा ना जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। अगर जितना पढ़ा है उतना मुझे कितने बेहतर तरीके से आता है, उसको क्या करो, उसको एस्टिमेट करो और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मोड में लेके चलो कि सर हम क्या है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नहीं आता कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं सर, नहीं आता है सीखेंगे। अगर अभी नहीं आता है मैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो सर, टेंशन नहीं लेनी हमने। लेकिन हमने क्या करना है, सीखना है। एक अर्ज होनी चाहिए हमारे अंदर कि सर हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, और ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा हमें पढ़ने हैं, समझने हैं सर। और जब समझोगे ना, एक होता है रटना, रटने की कोशिश करोगे सर भूल जाओगे, कितना रटोगे सर। अगर एक चीज को मैं समझ लेता हूं और मेरे माइंड में वो चीज आ जाती है तो वो आप चीज कभी नहीं भूल सकते, आपके पास वो लाइफ लॉन्ग रहेगी सर। और जब वो चीजें आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी ना, तो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए उस चीज से रिलेटेड, आप इमीडिएट बेसिस पर आंसर दोगे, 2 सेकंड के अंदर आंसर बताओगे कि यार इसके पीछे ये लॉजिक है। तो अभी उसी लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं कि लॉजिक बनाओ, लॉजिक समझो कि इकोनॉमिक्स में ऐसा हो रहा है तो कैसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। डाटा कलेक्ट कर रहा हूं तो प्राइमरी सोर्स से क्यों कर रहा हूं, प्राइमरी सोर्स ज्यादा बेहतर सोर्स क्यों है डाटा कलेक्शन का सेकेंडरी सोर्स के कंपैरिजन में। लेकिन प्राइमरी सोर्स को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए या सेकेंडरी सोर्स को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, किसको ज्यादा कंसिडर करें, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, राइट? मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। तो उन चीजों को हमें समझना होगा, और वो समझना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 11th के लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी 60% या फिर 50% सिलेबस किया है, स्टिक टू दैट सिलेबस और उस सिलेबस को रिवाइज करो और अच्छे से करो। दूसरी चीज जो आप लोग कर सकते हो, अगर आपको अभी ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है और आप चाहते हो फिर भी कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, राइट? तो आप लोग एक काम करिएगा जिसमें मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूं, और आप बिलीव करिएगा मैं जहां पर कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी कॉन्सेप्ट को रटवाने का नहीं रहता है। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं कमोडिटी के, तो पर्सन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों कम कर देता है, क्वांटिटी डिमांड क्यों कम कर देता है अपनी, राइट? उसके पीछे का रीजन समझते हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशन समझते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो और सप्लाई कर्व जो वो आपस में अपोजिट क्यों होते हैं, उसके पीछे के रीजन है, लॉजिक है, वो समझेंगे। अब मैं आप लोगों की कैसे मदद करूंगा, मैं आप लोगों के लिए कुछ सेशंस लेके आ रहा हूं, कुछ क्लासेस लेके आ रहा हूं। कहां पर सर? ऑनलाइन मोड पर, यानी कि ऑनलाइन रहेगी और वो क्लासेस रहेगी लाइव। कैसी क्लासेस रहेगी आप लोगों की? लाइव क्लासेस रहेगी। और वो क्लासेस कब आएगी? वो क्लासेस मेरे द्वारा आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि वो क्लासेस कब आने वाली है, यानी कि जब भी क्लास होगी उससे 1-2 दिन पहले मैं पहले ही अपडेट कर दिया करूंगा कि आप लोगों की क्लास है। तो आप ने क्या करना है, लाइव आना है सेशन के अंदर, और लाइव सेशन के अंदर आकर कॉन्सेप्ट को समझना है। जहां पर मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपको रटनी है इकोनॉमिक्स तो सॉरी बच्चों, मैं वैसा पर्सन नहीं हूं या फिर मैं वैसा टीचर नहीं हूं जो आपको इकोनॉमिक्स रटवा दूं। मैं आपको इकोनॉमिक्स रटवा नहीं पाऊंगा, है ना? मैं क्योंकि ये चीज नहीं करवा पाऊंगा। क्यों नहीं करवा पाऊंगा? क्योंकि रटना बार बार करना पड़ेगा, ये आप लोग भी समझते हैं। रटोगे बार बार करना पड़ेगा, मार्क्स लेके आगे, वो मार्क्स कोई नहीं पूछेगा आगे चल के,
मान लो मेरी बात, आगे चल के वो मार्क्स आपके कोई कंसिडर नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर फोकस करूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ? आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग के ऊपर, कि आपकी सब्जेक्ट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो लाइव इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से, 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे, लाइव पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, और जितना भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपको मैं कवर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा आपको? वहां पर मैं पूरा का पूरा सिलेबस क्या करवाने वाला हूँ? कवर करवाने वाला हूँ। और जिसके एग्जाम, मान लो अब इसमें दो समस्या है सर, कईयों के एग्जाम अभी बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी कि कईयों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अभी सितंबर के स्टार्टिंग वीक में हो जाएंगे, कईयों के मिड में है और कईयों के लास्ट में है। जिनके स्टार्टिंग में है वो थोड़ा सा परेशान होंगे कि सर क्या हो गया सर, आप इतना लेट करा रहे हो, या फिर ये कंसर्न, जो भी आप लोगों का कंसर्न रहेगा, तो वो बच्चे भी जुड़े ना, क्योंकि फाइनल में भी तो स्कोर करना है ना। सिर्फ हाफ ईयरली दे दिए या फिर हाफ ईयरली हो गए तो अपनी लाइफ यहाँ पर खत्म नहीं होगी। इसके आगे हमने फाइनल में जाना है, उसके बाद हमने 12th में जाना है सर। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर अपन लोगों ने ध्यान देना है। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मैं करवाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इकोनॉमिक्स के अंदर, आप लोगों की इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग मैं आप लोगों की करवाऊंगा इन क्लासेस के अंदर। और यहाँ पर इन्हीं क्लासेस के अंदर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। हो सकता है आप लोगों का एग्जाम हो तो आप कही होते हैं कि सर स्कोर अच्छा आ जाए तो और ज्यादा बढ़िया है, तो उसके रिलेटेड लंबी लंबी लेंथी वीडियोस आप लोगों को दूंगा लाइव। और सेकंड थिंग क्या रहेगी यहाँ पर, और आप लोग और अच्छा स्कोर कर सके इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों के यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो ऑथेंटिक सोर्स रहेगा, ऑथेंटिक सोर्स से। अब जनरली अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मैं जनरली जो बच्चों को रिकमेंड करता हूं वो टीआर जैन की बुक है। मैं टीआर जैन की बुक बच्चों को कहता हूं कि वो रेफर करें, काफी अच्छी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और बिजनेस स्टैट्स के लिए भी, राइट। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इन बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यही फॉलो करेंगे हम लोग, और यहीं से क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को कवर करने की आप लोगों के साथ मैं कोशिश करूंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी क्लासेस होंगी या जब से भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, पहले से ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास होगी कि क्लास हो रही है। अपना टाइम पर आइए, क्लास लीजिए और एंजॉय कीजिए इकोनॉमिक्स लर्निंग को। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जहां पर हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाना शुरू करूंगा लाइव बेसिस पर। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, या फिर आप लोगों से एक ही मेरा कहना है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट सीखो, साथ ही साथ में आपके फ्रेंड्स भी कॉन्सेप्ट्स को सीखें। ओके, थैंक यू।